दंगल के लिए? जी। आपके दंगल का समय शुरू होता है अब। जोहार परम आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं रुमाला आप लोगों के समक्ष यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। क्या तकनीकी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी भाषा एक माध्यम होना चाहिए, इस विषय पर मैं अपने विचार पक्ष में रखने जा रही हूँ। तो मेरा कहना ये है कि भाषा कभी भी किसी भी क्षेत्र में रुकावट नहीं होती है और हिंदी भाषा चूंकि अपने आप में ही संपूर्ण है, वह अपने आप में ही इतनी संपूर्ण है कि वह हर एक क्षेत्र में हिंदी भाषा अपने आप में सफल है और वह किसी भी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारा मातृभाषा हिंदी है और कोई भी भाषा कभी भी किसी भी क्षेत्र में रुकावट नहीं। जैसे मेरे विपक्ष में रुमाला ने कहा कि भाषा किसी भी क्षेत्र में रुकावट पैदा नहीं करती है, पर मैं यहाँ पूछना चाहूंगी जितने भी लोग हैं, क्या सबको हिंदी बहुत अच्छे से आती है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर कोई अलग अलग क्षेत्र से है। तो हिंदी या फिर कोई भी भाषा आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट है। अब मैं बात करूं कि तकनीकी और चिकित्सा में अगर आप किसी भाषा को हिंदी को डालने की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपको हर एक पुस्तक हिंदी में लिखना होगा। अब मैं हिंदी में लिखने की बात करूं तो तमिल के लोग कहेंगे कि तमिल में भी लिखिए, पंजाब के लोग कहेंगे पंजाबी में लिखिए, बिहार के लोग कहेंगे कि आप बिहारी में लिखिए, जो कि मुमकिन नहीं है। तो कैसे मैं एक हिंदी को कह दूं कि आप हिंदी रख लीजिए, क्योंकि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में 22 जी। तो आप मुझे बताइए कि मुझे हिंदी नहीं समझ में आता, तो आपने कैसे कह रहे कि हिंदी एक हमारे रुकावट नहीं है? हर एक भाषा अपनी जगह पे, अगर आपको पता नहीं है तो वो रुकावट है, पर भाषा सीखी जा सकती है। वही मैंने बात कहा, तकनीक और चिकित्सा, तकनीकी और चिकित्सा बहुत हाई लेवल पे चल जाती है। ऐसा है अगर तो अंग्रेजी ही एकमात्र माध्यम नहीं, अंग्रेजी माध्यम है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अगर मैं आज यहाँ हूँ, मुझे काम जाके अमेरिका करना है, तो मैं हिंदी सीख के नहीं जाऊंगी, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो मैं हिंदी भाषा क्यों पढ़ूं फिर? तो फिर अगर फॉरेन से लोग यहाँ आते और हिंदी सीखते हैं, तो फिर उस केस में उनको क्या बोला जाए? तब तो वो उनके लिए वो यहाँ हिंदी सीखने आते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते रूस जाके कि मुझे हिंदी पढ़नी है, मुझे हिंदी में आता है, मुझे हिंदी में कोडिंग वगैरह करनी है। मैं भारत की बात कर रही हूँ और यह तकनीक और चिकित्सा की बात हुई, भारत की बात नहीं हुई है यहाँ पे। आप विषय को समझिए, अभी भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तकनीक और चिकित्सा की बात हो रही है। वो पूरे दुनिया के स्तर पर है। आप कैसे कह सकती है कि मैं भारत की बात कर रही हूँ? तकनीक पूरी दुनिया में है, तो आप भारत की बात क्यों कर रही है? हिंदी को क्यों रुकावट माना जाए, जबकि भाषा कभी रुकावट हो नहीं सकती। और भाषा आप अपना संविधान भूल रही है कि हमारे देश में संविधान में कब हिंदी रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा गया? भाषा सीखा जा सकता है और हर एक क्षेत्र में लोग जाके भाषाएं सीखते हैं। तब आपको जाके संविधान पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे देश में कोई भी एक भाषा नहीं हो सकता। ऐसा भी तो नहीं लिखा है सिर्फ अंग्रेजी ही चल सकती है, या फिर हमारा खुद संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फिर ऐसा है क्या कि हिंदी में वो नहीं लिखा जा सकता? हिंदी में वो मैंने ये नहीं कहा कि हिंदी में नहीं लिखा जा सकता, मैं हिंदी में लिख दूं, तो वो इंसान जो तमिल में रहता है, अगर उसको हिंदी नहीं आती तो वो क्या करे? सीखेगा। क्यों सीखे? उसने आपको कहा कि आप पढ़ना सीखिए। अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है चीजों को जानने की, उसको समझने की, तो भाषा कौन सी? आप हर किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में हिंदी का इस्तेमाल होता है। आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी। हमारा जो विषय है वो ये है कि भाषा, जो हिंदी भाषा है, वो माध्यम होना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि अगर हम सिर्फ हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बाकी राज्यों के लोगों को क्या कहोगे? कि उनका भी पंजाबी इस्तेमाल होना चाहिए, उनका नेपाली इस्तेमाल होना चाहिए, उनका असमीज इस्तेमाल होना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी भाषा है, तो वो कहेंगे मेरी अपनी अपनी भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए, हिंदी क्यों इस्तेमाल होना चाहिए? आप भूल रही है कि इसकी वजह से पंजाब एक अलग स्टेट बना था, एक अलग राज्य बनने के पीछे उसका वजह यही है। जी, मैं अब आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा है। मैं भी बिहार से हूँ, मेरी अपनी भाषा है मगही, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मगही में बात करूंगी, मैं मगही में रहूंगी। पर
राष्ट्र हमारा जो है हमारा समय- जो राष्ट्र समय है, समाप्त। वो हिंदी है। आपका विषय था मेक इन इंडिया, सफल या असफल, और आपके बोलने का समय शुरू होता है अब। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 सितंबर 2014 में ये आयोजन किया गया था, इसलिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश की रोजगार वृद्धि के लिए इसका उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। मेक इन इंडिया का मेक इन इंडिया हमारे देश का वृद्धि और अर्थव्यवस्था रोजगार की वृद्धि के लिए इसका उपयोग के लिए कैसे हमारे देश के अर्थव्यवस्था वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए ये मेक इन इंडिया का एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेक इन इंडिया भारत के लिए विनिर्माण के क्षेत्र में तो काफी सफल सिद्ध हुई है, बट इसके नकारात्मक पक्ष को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया विनिर्माण के क्षेत्र पर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत से ज्यादा ध्यान दिया गया है और कृषि के क्षेत्र में इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ रहा है। भारत की 58% जनसंख्या कृषि की प्राथमिक स्रोत पर निर्भर करती है। मेक इन इंडिया की वजह से कृषि के उत्पादन में काफी कमी दर्ज की गई है। विनिर्माण के क्षेत्र में जो काफी तेज प्रगति हो रही है, ज्यादा से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है औद्योगिक कंपनियों को स्थापित करने के लिए। इसके कारण कृषि लायक भूमि का क्षरण किया जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में आज प्रगति विकसित देशों के मुकाबले हम लोग बहुत आगे कर रहे हैं। वर्तमान 2022 के अनुसार अर्थव्यवस्था हम चौथे स्थान में स्थापित हो गए हैं। आपको यह कहें कि मेक इन इंडिया की वजह से निजी क्षेत्र में काफी कमी दर्ज की गई है। 5 सालों का आंकड़ा अगर देखा जाए 24% से घटकर 21% आ गई है। निजी क्षेत्र में बहुत कमी दर्ज की गई है। मेक इन इंडिया के तहत ही रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। 2022 रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, पर कृषि के क्षेत्र में काफी कमी दर्ज की जा रही है। संसाधनों का विध्वंस किया जा रहा है बिना बुद्धिमत्तापूर्ण सोचे समझे। मेक इन इंडिया के तहत आज आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक, चाहे किसी भी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल हो, रेलवे हो, या हम आज के वर्तमान समय में जैसे मोबाइल का उत्पादन हो, रेलवे का संचार हो, हर आधुनिक तौर पे मेक इन इंडिया का आज उपयोग करें। चाहे वो मेक इन इंडिया के तहत सिर्फ द्वितीय क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। प्राथमिक और सेवा क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा असर प्राथमिक क्षेत्र पर पड़ रहा है। छोटे उद्यमी लोग कहाँ जाएंगे? छोटे उद्यमी के लिए ही तो सुविधा के तो बाहरी विदेश से जो आ रहे हैं, यहाँ पर कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, पर यहाँ के जो पहले से स्थापित थे वो कहाँ जाएंगे? ताकि निम्न वर्ग के जो युवा पीढ़ी है उनको कम से कम रोजगार दिया अगर जाए। आंकड़ा देखा जाए 5 साल का, ठीक है, 5 साल में बहुत ही कमी दर्ज की गई है। निजी क्षेत्र में जो 24% थी वो घट के 21% हो गई है। मेक इन इंडिया के तहत ही तो ये नियम बनाए गए हैं ताकि निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के परिवार को कम से कम रोजगार और अर्थव्यवस्था का कम से कम उनका उपयोग मिल सके, उनका सुविधा मिल सके। तो ये हो नहीं रहा है ना। अगर आंकड़ों देखा जाए 5-6 साल का, तो ये कमी दर्ज की जा रही है। देखिए, सरकार अपना वो मुश्किल तरीके से अपना किसी न किसी तरीके से अपना समाधान करके उसका तो ये किया जा रहा है लागू होने पे। ये अकुशल कार्यान्वयन की नीति है, ठीक है, ये अकुशल है। इसके कार्यान्वयन की जो नीति है अकुशल है। इसको कुशल पूर्वक सही से लागू करने की जरूरत है। वो काम करने के ये अकुशल कार्यान्वयन की नीति है, ठीक है। वो इतनी जल्दी से प्रगति नहीं हो सकती है। उसके लिए किसी काम को कार्य करने के लिए थोड़ा सा समय देंगे। जब तक समय कितना? समय नहीं देंगे
लागू किए हुए 10 साल हो गया। कितना? लेकिन ये 2015 में लागू हुआ है। इतना वक्त आज 2015 और 23 का समय है, लगभग तो छोटे